कैस्पियन को दिखाया जाता है, जिसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए इस पूरे राज्य की बागडोर इसके चाचा मिराज के हाथों में है। लेकिन जब उसके यहाँ एक बेटा होता है तो वो अपने भतीजे कैस्पियन को मारने का आदेश देता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बेटा यहाँ का राजा बने। इससे पहले कि मिराज के सिपाही कैस्पियन को मारते, उसका गुरु उसके पास आता है और कहता है कि तुम जंगल में भाग जाओ, वरना तुम्हारे चाचा तुम्हें मार देंगे। वो उसे एक हॉर्न भी देता है और कहता है कि जब ज्यादा ही जरूरत हो तभी इस हॉर्न को बजाना। और फिर कैस्पियन जंगल में भाग जाता है, लेकिन कुछ सिपाही उसका पीछा करते हैं और कैस्पियन जंगल में चला जाता है। और वहां पर उसे दो बौने आदमी दिखाई देते हैं जो उसके ऊपर तलवार लेकर भागते हैं। तभी वो उस हॉर्न को देख लेते हैं, इसलिए एक बौना आदमी उन सिपाहियों की तरफ जाता है जो कैस्पियन के पास आ रहे थे, और दूसरा बौना कैस्पियन की तरफ आता है, जिस कारण वो डर जाता है और उस हॉर्न को बजा देता है और वो बौना उसे वहीं बेहोश कर देता है। वहीं राजा के सिपाही उस दूसरे बौने को कैद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें चार भाई बहनों को दिखाया जाता है। तो नार्निया के महाराज और महारानी होते हैं जो अब इंग्लैंड में रहते हैं। भले ही इन्हें इंग्लैंड में 1 साल हुआ हो, लेकिन नार्निया में पूरे 1300 साल बीत चुके हैं। जब ये लोग एक रेलवे स्टेशन पर होते हैं तभी इन्हें वहां पर कुछ अजीब सा महसूस होता है और ये लोग फिर नार्निया पहुंच जाते हैं। और ये सब उस हॉर्न की वजह से ही हुआ था जो हॉर्न कैस्पियन ने बजाया था। नार्निया पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि नार्निया पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है, पर अभी भी इनके कपड़े और हथियार वहां होते हैं जिन्हें ये पहन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस बोने को मिराज के लोगों ने पकड़ा था उसे मिराज के पास लाया जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि नार्निया और नार्निया के लोगों को हमारे पूर्वजों ने सालों पहले मिटा दिया है, तो ये कैसे संभव है। लेकिन उस बोने को देखकर वो समझ जाता है कि नार्निया के लोग अब भी जंगलों में छिप कर रहते हैं। जब सभा में सभी लोगों को कैस्पियन के ना होने के बारे में पता चलता है तो उन सभी को मिराज पर शक होता है। लेकिन मिराज ये बात ये कहकर टाल देता है कि नार्निया वालों ने कैस्पियन को अगवा कर लिया है, लेकिन कोई भी इसकी इस बात पर यकीन नहीं करता। तो वो उस बोने को सबके समक्ष लाता है, जिससे उन सभी को यकीन हो जाता है कि कैस्पियन को नार्निया वालों ने ही अगवा किया है। इसके बाद वो अपने लोगों को उस बोने को मारने का हुक्म देता है। जब वो लोग उसे पानी में डुबा कर मार रहे होते हैं तभी वहां एडमिन, पीटर, लूसी और सुजैन उन्हें देख लेते हैं और वो लोग मिराज के लोगों को मारकर उसे बचा लेते हैं। उस बोने को उन पर यकीन नहीं होता कि वे लोग नार्निया के पुराने राजा और रानी हैं, लेकिन बाद में उसे यकीन हो जाता है। जब प्रिंस कैस्पियन को होश आता है तो वो उस बोने आदमी के पास होता है जिसने उसे बेहोश किया था। कैस्पियन उन्हें बताता है कि वो टेल्वेरिन का प्रिंस है, लेकिन उसके चाचा उसे मारकर अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो इस जंगल में भाग आया है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। जब उनसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तो उससे कहते हैं कि तुमने उस हॉर्न को बजाया है, इसलिए हमारे राजा और रानी यहाँ आने वाले ही होंगे, हमें उनके आने का इंतजार होगा। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी कोई अजीब सी चीज उन सिपाहियों को मार देती है और ये अजीब सी चीज कोई और नहीं बल्कि एक चूहा था। इसके बाद ये लोग कैस्पियन को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर नार्निया के और भी कई सारे अजीबो गरीब किस्म के जानवर होते हैं, लेकिन ये सब के सब बोलना जानते थे। कैस्पियन को देखकर वो सभी लोग उसे मारना चाहते थे, क्योंकि उसी के पूर्वजों के कारण ही नार्निया तबाह और बर्बाद हुआ था। कैस्पियन उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे उस जुर्म का दंड दे रहे हो जो मैंने कभी किया ही नहीं। वो उनसे कहता है मैं टलवरीन का राजकुमार हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इन दोनों देशों के बीच शांति कायम करूंगा। इतना सुनकर वो सभी लोग कैस्पियन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैस्पियन उनसे कहता है कि मिराज की सेना यहाँ कभी भी हमला कर सकती है, इसलिए हमें अभी अपने हथियार और सेना को इकट्ठा करना होगा। इसके बाद ये लोग अपनी सेना इकट्ठा करने वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में न एडमार्ड, लूसी, पीटर और सुजैन मिलते हैं। इसके बाद ये सभी लोग एक सुरक्षित जगह जाते हैं। वहां पहुंचकर पीटर उनसे कहता है कि यही सही वक्त है, मिराज की आधी सेना हमारी तरफ आ रही है। इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें महल पर हमला कर उसे अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। लेकिन कैस्पियन पीटर की इस बात पर राजी नहीं होता और लूसी भी पीटर से कहती है कि हमें असलान के आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम ये जंग नहीं जीत सकते। लेकिन पीटर उनकी एक नहीं सुनता, इसलिए वो सभी लोग मिराज के महल की तरफ निकल जाते हैं। महल की दीवार काफी ऊंची होती है, इसलिए कुछ लोग बाज पर बैठकर महल के अंदर जाते हैं ताकि वो महल के दरवाजे को खोल सकें, और वो दरवाजा खोल भी देते हैं, जिससे उनकी सारी सेना महल के अंदर घुस जाती है और फिर मिराज और कैस्पियन की सेना के बीच युद्ध छिड़ जाता है। कैस्पियन को जब पता चलता है कि उसके गुरु कैद में हैं
तो वो उन्हें छुड़ाने जाता है, जहाँ पर उसके गुरु उससे बताते हैं कि मिराज ने ही तुम्हारे पिता का कत्ल किया था। इतना सुनकर वो तेजी से मिराज की तरफ भागता है, लेकिन मिराज वहां से भाग जाता है। जिस गेट से ये लोग अंदर आए थे वो अचानक बंद होने लगता है, और इन्हीं में से एक उस दरवाजे को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कई सारे लोग महल से बाहर निकल जाते हैं। तभी मिराज जो गेट को गिरने से रोक रहा होता है उस पर तीर से वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और नार्निया की आधी सेना वहीं फंसकर मारी जाती है। उधर मिराज का पुल बनकर तैयार हो जाता है, जिस कारण वो अपनी पूरी सेना लेकर नार्निया की तरफ आता है। वहीं दूसरी तरफ कैस्पियन अपने लोगों को खोकर काफी दुखी होता है। तभी उसके पास एक मोना आता है और कहता है कि अगर तुम मिराज को मारकर अपने लोगों की मौत का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसके बाद वो उसे एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर कुछ शैतान और व्हाइट बिच होती है। वो व्हाइट बिच उससे कहती है कि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दूंगी, लेकिन कैस्पियन उसका साथ देने से इनकार कर देता है। तभी एक शैतान कैस्पियन के खून से उस बीच को आज़ाद करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पीटर और उसके दोस्त आ जाते हैं और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसमें वो लोग उस शैतान और व्हाइट बिच को मार देते हैं। तभी वहाँ पर मिराज अपनी पूरी सेना के साथ आ जाता है। कैस्पियन और पीटर के पास इतनी सेना नहीं कि वो मिराज की सेना का सामना कर सके, इसलिए अब उन्हें असलान की जरूरत है। इसलिए सुजैन और लूसी असलान को खोजने निकल जाती है। तभी मिराज के कुछ लोग उनका पीछा करते हैं, तो सुजैन लूसी से कहती है कि लूसी, अब तुम्हें आगे का सफर खुद तय करना होगा। फिर लूसी अकेली गहरे जंगल में चली जाती है और सुजैन मिराज के सभी लोगों को मार देती है। वहीं कैस्पियन पीटर से कहता है कि मिराज एक राजा है, इसलिए वो भी रीति रिवाजों में बंधा हुआ है। इसलिए अगर हम मिराज को पीटर के साथ 1v1 की फाइट के लिए ललकारे तो वो मना नहीं कर पाएगा और इससे हमारी सेना भी बच जाएगी। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो मिराज को एक संदेश भेजते हैं और पीटर के साथ जंग के लिए ललकारते हैं। फिर पीटर और मिराज के बीच एक फाइट होती है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में पीटर मिराज को हरा देता है। लेकिन वो खुद उसे नहीं मारता, वो ये मौका कैस्पियन को देता है, क्योंकि मिराज ने उसके पिता को मारा था और कैस्पियन भी अपने चाचा को नहीं मारता। तभी मिराज का एक आदमी आता है और सुजैन के तीर से मिराज को मार देता है और अपने लोगों से कहता है कि नार्निया वालों ने हमारे साथ धोखा किया है, इन्होंने हमारे राजा को मार दिया। फिर टेल्वरीन की पूरी सेना नार्निया के लोगों पर हमला कर देती है, जिससे दोबारा इन दोनों के बीच एक फाइट होती है और उधर लूसी को भी असलान मिल जाता है। तो वो उससे कहती है कि अब तुम्हें हमारे लोगों को बचाना होगा। तो असलान एक दहाड़ मारता है, जिससे जंगल की वो पेड़ जो अभी सो रहे होते हैं, जो एक समय पर नार्निया की रक्षा करते थे, जाग जाते हैं और टेल्वरीन की सेना पर हमला कर देते हैं। टेल्वरीन की सेना नार्निया की सेना के आगे नहीं टिक पाती, इसलिए वो नदी की तरफ दौड़ते हैं। भी अचानक नदी की लहर एक विशाल रूप धारण कर लेती है और टेल्वरीन की सेना को बुरी तरह तहस नहस कर देती है और नार्निया के लोगों की जीत होती है। तभी कैस्पियन एक ऐलान करता है कि इस जगह पर अब नार्निया वालों का राज है और जो भी टेल्वरीन यहाँ रुकना चाहे शांति और अमन के साथ रुक सकता है, और जो भी टेल्वरीन यहाँ से जाना चाहे तो असलान उसे उसके पुरखों के देश में छोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए 2-3 लोग ही तैयार होते हैं। तभी पेड़ के बीच से एक रास्ता खुलता है, जो लोग उसमें जाते हैं वो गायब हो जाते हैं और अब पीटर और उसके साथियों को भी अपने देश वापस जाना होगा। वो लोग वहां से जाना तो नहीं चाहते, लेकिन उन्हें वहां से जाना ही पड़ता है। इसके बाद वो लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। इनकी ट्रेन अभी तक नहीं आई होती है, यानी कि यहाँ के कुछ पल नार्निया के कई सालों के बराबर हैं। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।